गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसके लास्ट के जो 2 टॉपिक बच गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया और दुनिया जो 2 बड़े देशों के बीच में बटी हुई थी डिवाइडेड थी, सोवियत यूनियन और यूएसए, उसका वो ख़त्म हो चुका है। इस बाइपोलैरिटी के ख़त्म होने से सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट आया है वो ये है कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ और सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन होने से सोवियत यूनियन छोटे छोटे कई सारे कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया। समथिंग अराउंड 15 कंट्रीज़, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक कंट्रीज़ का फॉर्मेशन हुआ सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन होने से। अब ये जो सोवियत यूनियन के डिवाइड होने से कंट्रीज़ बनी हैं, इनका आपस में जो रिलेशन है वो एक टेंशन वाला रिलेशन है और जिसकी वजह से सिविल वॉर स्टार्टेड। सो टेंशन एंड सिविल वॉर स्टार्टेड इन मेनी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। तो सोवियत यूनियन जो रिपब्लिक्स बने हुए हैं और सोवियत डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो डिवाइड हुआ है उसमें आपस में एक टेंशन और सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। इसी समय अलग अलग उसके पार्ट में अलग अलग मूवमेंट, अलग अलग रिवोल्ट स्टार्ट हुए। जैसे कि 2 ज्योग्राफिकल एरिया जो थे, एक है चेचन्या और दूसरा है डागेस्तान। यहाँ पे क्या है, कुछ ग्रुप जो कि वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट जिसको बोलते हैं। सेशनिस्ट मूवमेंट का मतलब है कि स्मॉल एथनिक ग्रुप्स, दोज हु वांट टू इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट रिपब्लिक और द कंट्री, इनके बीच में एक तरह का वायलेंट वॉर स्टार्ट हो गया। तो ये दोनों भी सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने से इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के फॉर्म में सामने आए। इसके साथ ही एक दूसरा जो पार्ट अलग हुआ था जिससे हम ताजिकिस्तान बोलते हैं, वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हुआ और जो कि करीब करीब 10 सालों तक चला, 2001 तक। ये सारी चीज़ें जब हो रही थी उस समय रशिया अपने आप को इन सारी कंट्रीज़, यानी जो सोवियत यूनियन डिवाइड हुआ है 15 कंट्रीज़ में, 15 कंट्रीज़ में, उसमें अपने आप को इन सब का हेड या लीडर मान रहा है। और वहाँ के पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट का ये मानना था कि वो सब रशिया के इन्फ्लुएंस में रहे। ये जो 15 कंट्रीज़ डिवाइड हुई हैं वो, तो रशिया में क्या हुआ कि रशियन पॉलिटिशियंस हैव अ आइडिया ऑफ नियर अब्रॉड। रशियन पॉलिटिशियंस ने एक आइडिया दिया जिसे बोलते हैं आइडिया ऑफ नियर अब्रॉड। आइडिया ऑफ नियर अब्रॉड का मतलब ये था कि सोवियत यूनियन जिस समय था उसके डिसइंटीग्रेशन होने से पहले जो भी ज्योग्राफिकल एरिया मिलकर सोवियत यूनियन बनाते थे और डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो 15 कंट्रीज़ बनी हैं वो अभी भी दे शुड बी अंडर रशियन इन्फ्लुएंस। उन्हें अभी भी रशियन के इन्फ्लुएंस में होना चाहिए, यानी जो भी उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या मिलिट्री एस्पिरेशंस हैं और इन्फ्लुएंस हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करें। यानी रशिया जो है अभी भी सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो 15 कंट्रीज़ बनी हैं उनको डोमिनेट करने की, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं बातों को देखते हुए, और दूसरी तरफ क्या हुआ था कि यूरोपियन नेशंस और यूएसए ने नाटो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो मिलिट्री पर्पस से बनाया गया है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। और नाटो ग्रुप जो है इसमें ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री हैं। ये इनका कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोवियत यूनियन की कंट्रीज़ डिसइंटीग्रेटेड हुए हैं वो उसके सपोर्टर बन जाएं या उसके मेंबर बन जाएं।
इन्हीं चीज़ों को लेके आप प्रेजेंट टाइम में जो एक वॉर देख रहे हैं जो कि पिछले 2 सालों से चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो भी इन्हीं सब बातों, इसी आइडियोलॉजी जिसको हम नियर अब्रॉड कहते हैं, इसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है। क्योंकि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। नाटो के जो ग्रुप हैं, यूएसए जो है वो कहते हैं यूक्रेन से कि तुम ज्वाइन करो, और रशिया कहता है कि यूक्रेन शुड नॉट ज्वाइन द नाटो एंड दे शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ रशिया। और रशिया का ये कहना है कि यूक्रेन को हमारी जो विल है, हम जैसा चाहते हैं उस तरह से बिहेव करना चाहिए, इसीलिए ये वॉर हो रहा है। उसका इफेक्ट हम आज भी देख रहे हैं। अब हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। यानी कम्युनिज्म के ख़त्म होने के बाद, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद इंडिया का क्या रिलेशनशिप रहा उन कंट्रीज़ से और उसके ऊपर क्या इफेक्ट आया। तो हमारी कंट्रीज़ जो है इंडिया, इसके रिलेशन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड कल्चर वाइज हमेशा से ही रशिया के साथ रहे, और रशिया ने हमेशा से ही हमें उन सब समय में हेल्प किया जब दुनिया के बाकी देशों ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो इकोनॉमिकली अगर हम देखते हैं तो हम क्या है कि इंडिया इज़ ए इम्पोर्टर ऑफ नेचुरल गैसेस एंड ऑयल, और रशिया से हमें सस्ते दामों पे ऑयल मिलता है, तो हमारी डिपेंडेंसी है उसके साथ। इसके साथ साथ इंडिया जो है वो रशिया का सबसे बड़ा आर्म मार्केट भी है। यानी जो हमारी सेनाओं को आर्म्स चाहिए, हथियार की सप्लाई है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट हमें रशिया से आता है। इसके अलावा पॉलिटिकल अगर हम देखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशंस, तो वहाँ पे भी रशिया हमें चाइना के या फिर पाकिस्तान के साथ जो भी इश्यूज़ हैं उसमें सपोर्ट करता है। तो इकोनॉमिकली ऑयल एंड नेचुरल गैसेस एंड आर्म सप्लाई, पॉलिटिकली, मिलिट्री वाइज न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स एंड स्पेस प्रोजेक्ट, जो भी हमारे स्पेस प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की जो चीज़ें थी, वो भी हमें रशिया ने ही सप्लाई किया, जबकि बाकी कंट्रीज़ स्पेशली यूएसए ने इसको मना कर दिया था। उसी समय हमारे स्पेस प्रोग्राम, स्पेस प्रोजेक्ट के लिए क्रायोजेनिक इंजन्स भी रशिया ने ही प्रोवाइड किए थे। इनिशियली जितने भी बड़े प्रोजेक्ट, स्टील प्लांट, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई, उन सब की टेक्नोलॉजी, नॉलेज और उनको चलाने के तरीके, मेथड, सारी चीज़ें रशिया से ही हमें मिली। इसके साथ साथ इंडियन जो सिनेमा है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हिंदी सिनेमा का रशियन सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो रशिया हमारा पहले भी और आज भी एक बड़ा सपोर्टर रहा है अलग अलग इंटरनेशनल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स में। तो इस तरह से ये चैप्टर आज ख़त्म होता है। आप सभी लोग इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए, और जिसके जो डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।